हेलो एवरीवन। आप सभी को पता होगा सीयूईटी एग्जाम के जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इस सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो आज इस सेशन में हम लास्ट 6 मंथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को पढ़ेंगे। 2024 एंड 2025 के मल्टीपल शिफ्ट्स के पेपर को एनालाइज करने के बाद मुझे जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लगे, जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार, ऐसे टॉपिक्स के अराउंड ही ये की करंट अफेयर्स हम आज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अराउंड जो की करंट अफेयर्स है उन्हें पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज केरला इज रीनेम्ड एज केरलम। ओके, सो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है केरला इस स्टेट के नाम को केरलम चेंज करने के लिए, है ना। तो जो केरला स्टेट है वो अब से केरलम जाना जाएगा। तो ये जो स्टेट का नेम चेंज किया गया है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के अंडर आता है। सो देखिए, आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसके साथ स्टैटिक जीके भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली न्यूज पर बेस्ड होके ऐसा नहीं है। आपको पूछा जा सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 क्या कहता है। अब पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर भी बेस्ड काफी क्वेश्चंस सीयूईटी में पूछे जाते हैं, है ना। बट आर्टिकल 3 ही क्यों पूछेगा? क्योंकि ये न्यूज में था। सो इस तरह से रिवर्स मैकेनिज्म के थ्रू भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूज से रिलेटेड स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके से रिलेटेड न्यूज, दोनों ही वे में क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सो आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। सो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 3 था उसके तहत यूनियन कैबिनेट ने केरला इस स्टेट के नाम को केरलम एज रीनेम करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। सेकंड इज शांति बिल 2025। तो यूनियन कैबिनेट ने शांति बिल 2025 को अप्रूव किया है, और ये जो बिल है वो न्यूक्लियर पावर सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए है। तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि न्यूक्लियर पावर सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउ कर रही है गवर्नमेंट। सो इसी के लिए ये बिल अप्रूव हुआ है। ओके, सो आपको ये पूछा जा सकता है कि शांति बिल किस चीज के लिए है ना। सो इट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर पावर सेक्टर टू प्राइवेट पार्टिसिपेशन। ओके, प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए न्यूक्लियर पावर सेक्टर ओपन हो रहा है, और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज जल जीवन मिशन एक्सटेंडेड। सो ये एक जल जीवन मिशन था, है ना। स्कीम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो स्कीम थी, ये जो मिशन था, ये 15 अगस्त 2029 को लॉन्च हुआ था। 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, तो 2019 में लॉन्च हुआ था। बट इस मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है दिसंबर 2028 तक। यानी कि ये जो स्कीम है वो 2028 के दिसंबर तक चलेगी। और ये स्कीम किस चीज के लिए है? टू इंश्योर टैप वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स। यानी जो ग्रामीण भागों में जो घर होते हैं वहां पे टैप वाटर यानी कि नल का पानी पहुंचे, है ना। जो जैसे शहरों में म्युनिसिपैलिटी वाटर प्रोवाइड करती है, टैप वाटर है, कनेक्शन होते हैं, वाटर कनेक्शन। तो उसी वे में रूरल हाउस होल्ड में भी ये पहुंचे, हर घर तक जल पहुंचे, यही जल जीवन मिशन का उद्देश्य है। सो ये एक्सटेंड हो गया है एंड ये दिसंबर 2028 तक चलेगा। नेक्स्ट इज फर्स्ट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई सूर्यकांत, है ना, ये एक रिसेंट अपॉइंटमेंट है। 2025 में ये अपॉइंट हुए थे हमारे चीफ जस्टिस। सो ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट है ना। और इन्होंने क्या किया है? इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन वायनाड केरला। अगेन केरला से ही रिलेटेड न्यूज है कि इंडिया का जो ये क्या है, फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन गया है। हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होता है, ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। तो ये जो वायनाड केरला में एक वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो फुल्ली पेपरलेस है, यानी वहां पे पेपर का काम नहीं होता है, सब कुछ डिजिटल है। तो उन्होंने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत जी ने, ये इनॉग्रेट किया था। ओके, सो आपको ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ है, ये पूछा जा सकता है किसने इनॉग्रेट किया, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही पूछ ले आपको, है ना। सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट इज पासिव इथुनेशिया अलाउड।
ये बहुत बड़ी न्यूज है एंड आपने जरूर इसे सुना होगा, काफी टीवी पे सोशल मीडिया पे भी ये काफी पॉपुलर थी, ट्रेंड में थी कि सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम ये अलाउ किया है पासिव इथनेशिया। इसमें क्या होता है, अगर कोई पेशेंट बहुत टाइम तक इस कंडीशन में है कि वो ना ही जी पा रहा है ना ही मर पा रहा है, तो उसे कोर्ट अलाउ कर देती है कि इसे डेथ मिल जाए ताकि उनकी सफरिंग कम हो। एंड उसके लिए उन्हें जो भी लाइफ सपोर्ट्स होते हैं उनके, वो हटा दिए जाते हैं। ओके, सो ये हरीश राणा का केस था। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है इंडिया में, लैंडमार्क केस था ये, so काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ था, इसके लिए अप्रूवल मिला था, कोर्ट ने अलाउ किया था। ये इच्छा मृत्यु टाइप ही होता है, लाइक ये जो व्यक्ति थे वो काफी टाइम से कोमा में थे, सो उनके जो भी सपोर्ट थे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वो हटा दी गई ताकि उन्हें नेचुरल डेथ मिल सके। समझ आ गई बात? नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशंस एंड अपॉइंटमेंट्स। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड न्यूज, कहीं पे कोई न्यू अपॉइंटमेंट हुई थी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस काफी देखने को मिले सीयूईटी में। सो अभी जो रिसेंट में ऐसी न्यूज थी वो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज निधि छिबर, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। किसका? नीति आयोग के सीईओ का। यानी ये अभी नीति आयोग के सीईओ है और इन्हें ये एडिशनल चार्ज मिला है। तो एडिशनल चार्ज का मतलब है कि ऑलरेडी वो किसी चीज के चार्ज में थे और उन्हें एक और जिम्मेदारी दी गई। तो सीईओ, नीति आयोग के सीईओ बनने के साथ उनके पास ऑलरेडी एक जिम्मेदारी थी। वो जिम्मेदारी ये थी कि वो सीबीएसई के चेयरपर्सन थे। ओके, सो आप में से बहुत से बच्चों ने अभी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम दिए होंगे, बहुत से बच्चे सीबीएसई बोर्ड से होंगे। तो उनके जो चेयरपर्सन थे वह यही व्यक्ति थे, और अब उन्हें नीति आयोग का भी सीईओ बना दिया गया है। ये काफी बड़ी पोजीशन होती है, इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। और ये आपसे, आप जिस स्टेज पे हो आपने एकेडमिक के, लाइक आप अभी 12th की एग्जाम दिए हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट बन रही थी, इसलिए मैंने ये न्यूज इस सेशन में रखी है। हम क्विकली नीति आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं ना। सो इट इज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2015। ये 2015 में 1 जनवरी को इस्टेब्लिश हुई थी, और इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। मतलब कि 1 जनवरी 2015 से पहले जो काम अभी नीति आयोग करता है वो प्लानिंग कमीशन किया करता था। पहले प्लानिंग कमीशन था, अब उसको हटाकर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया है। तो ये क्या काम करता है? फंक्शंस एज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसके लिए एक पॉलिसी थिंक टैंक का ये काम करता है। मतलब कि सरकार को बहुत सारी पॉलिसीज बनानी होती है, तो ये पॉलिसीज किसके लिए बनेंगी, कब बनेंगी, क्यों बनेंगी, और इसे कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये पॉलिसी में क्या रहेगा, ये सब जो सोचने का काम है ना, ये नीति आयोग करता है। ओके, सो ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे गवर्नमेंट की, और उनके ही सीईओ अभी अपॉइंट हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज यूआईडीएआई मैस्कोट उदय। तो यूआईडीएआई ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये आधार कार्ड से रिलेटेड है। आपने आधार कार्ड की वेबसाइट देखोगे वो यूआईडीएआई की होती है। सो ये जो यूआईडीएआई है, इसने अपना ऑफिशियल मैस्कॉट जिसका नाम उदय है, ये लॉन्च किया है। ओके, बहुत सी हमारी जो बॉडीज होती है, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये अपना एक मास्कॉट लॉन्च करते हैं जो कि उन्हें रिप्रेजेंट करता है। ओके, जनरली कार्टून या कोई एनिमल टाइप होते हैं, तो इन्होंने उनके ऑफिशियल मैस्कॉट का नाम उदय है। ओके, तो ये इन्होंने क्यों लॉन्च किया है? टू प्रमोट आधार अवेयरनेस एंड डिजिटल आइडेंटिटी इनिशिएटिव्स। जो भी हमारी डिजिटल आइडेंटिटी के इनिशिएटिव्स होते हैं और आधार रिलेटेड जो भी अवेयरनेस होती है, उसे प्रमोट करने के लिए ये मैस्कॉट लॉन्च किया गया है। ओके, आधार कार्ड हमारे डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारे प्राइमरी जो आइडेंटिटी कार्ड होता है हमारा, एकदम प्राइमरी हर किसी का होता है, वो आधार कार्ड ही होता है। आधार कार्ड से ही फिर बाकी के डॉक्यूमेंट्स बन पाते हैं। सो उसकी जो बॉडी है यूआईडीआई, उसने अपना ऑफिशियल मैस्कॉट लॉन्च किया है। सो ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। ओके, नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी लॉन्च दी
पंखुड़ी पोर्टल एम एट empowering women through digital outreach and welfare schemes. सो अन्नपूर्णा देवी, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने पंखुड़ी नाम का एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। ओके, तो ये किस लिए है? ताकि वुमेन को एम्पावर किया जाए थ्रू डिजिटल आउटरीच एंड वेलफेयर स्कीम्स। तो ये पोर्टल ज्यादातर महिलाओं के लिए है। ओके, इसमें महिलाओं से रिलेटेड जो भी स्कीम्स होंगी या उन्हें जो भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होंगी वो सब इस पोर्टल पे उन्हें मिलेगी। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज थी। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ग्लोबल इवेंट्स। अब हम थोड़े से इंटरनेशनल लेवल की न्यूज को पढ़ लेते हैं क्विकली, जो इंपॉर्टेंट थी। सो नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस इजराइल्स पार्लियामेंट द नेसेट। अब ये ऐसे फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जिन्होंने इजराइल के पार्लियामेंट को एड्रेस किया, है ना। हर देश की अपनी एक पार्लियामेंट होती है, तो इजराइल के पार्लियामेंट को नेसेट कहते हैं। तो ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे और वहां पे उन्होंने उस पार्लियामेंट को एड्रेस किया, संबोधित किया, वहां पे स्पीच दी। सो ये ऐसे फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब जैसे हर देश की पार्लियामेंट होती है उसका नाम अलग होता है, जैसे हमारे इंडिया में हिंदी में हम संसद कहते हैं, तो वैसे ही हम कुछ यहाँ पे कंट्रीज के पार्लियामेंट के नेम यहाँ पढ़ लेते हैं क्विकली, क्योंकि ये स्टैटिक जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और ये पेपर में पूछे जाते हैं। भले ही ये न्यूज ना पढ़ी हो, पूछी जाए कि इजराइल के पार्लियामेंट को एड्रेस करने वाले फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन है, बट ये जरूर पूछा जा सकता है कि इजराइल के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, या फिर किसी और कंट्री के भी पार्लियामेंट का नाम पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूज में था। सो देखिए, इंडिया के पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट है, ओके, हिंदी में संसद कहते हैं। इजराइल के नेसेट, ओके। यूके के भी पार्लियामेंट कहते हैं। अब ये चीज यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ने राज किया है। ब्रिटिशर्स कहाँ के थे? यूके के थे, यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन था, ब्रिटेन के ब्रिटिशर्स थे, वो हमारे यहाँ राज किए कई साल। तो जब हमारे यहाँ वो राज कर रहे थे और फिर हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो काफी चीजें उनके कंट्री में जिस तरह से फॉलो होती थी वही हमने अपनाया है। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा उसके बोरोड फीचर्स पढ़े होंगे, उन्होंने देखा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफी ज्यादा ब्रिटेन यानी यूके के फीचर्स बोरो किए गए हैं। चाहे वो टू हाउसेस वाला सिस्टम हो, जैसे हमारे पार्लियामेंट में टू हाउस होते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, वो भी चीज वहां पे यूके में फॉलो होती थी, है ना। सो इसलिए यूके का पार्लियामेंट का नाम और हमारे पार्लियामेंट का नाम सेम है। ये एक आप मेमोरी ट्रिक कह सकते हैं, आप फैक्ट भी है ये, इस तरह से आप याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज यूएसए, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की पार्लियामेंट को कहते हैं कांग्रेस, जापान की पार्लियामेंट को कहते हैं डायट, एंड जर्मनी के पार्लियामेंट को कहते हैं बंडेस्टैग। ओके, बुंडेस्टैग, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कंट्री एंड उनके पार्लियामेंट के नेम। नाउ द नेक्स्ट current affair is USA withdrew from 66 international organizations including the International Solar Alliance, signaling the major shift in global multilateral engagement. तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या किया है, 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी जो ग्लोबल लेवल पे काफी बड़े बड़े काम करती है, उन सबसे विड्रू कर दिया। विड्रॉ करने का मतलब होता है किसी चीज से पीछे हट जाना। हम एग्रीमेंट करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसके मेंबर बन जाते हैं, बट इन्होंने क्या किया है, इन सब से पीछे हट गए हैं। उन्होंने अपना मेंबरशिप वहां से हटा दिए, विड्रॉ कर दिया उस एग्रीमेंट से। और इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी था। अब ये क्यों बना था इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ताकि सोलर पावर को प्रमोट किया जा सके, है ना, सोलर एनर्जी ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड में फैलाई जा सके, उसका यूज बढ़ाया जा सके, ताकि सोलर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। हम कोल एंड वुड इन सब चीजों पे डिपेंड है एनर्जी सोर्सेस के लिए, तो सोलर एनर्जी को प्रमोट करना ये हमारे लिए जरूरी है। तो उसके लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था, बट उससे भी यूएसए ने विड्रॉ कर दिया है। तो ग्लोबल मल्टीलैटरल
एंगेजमेंट में ये काफी बड़ा शिफ्ट था कि अमेरिका जो है ना, ये अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो काफी ज्यादा पावरफुल कंट्री है, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्री है, इसके पास काफी सारे पावर्स है इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। कई में तो अमेरिका के पास एक्स्ट्रा पावर्स तक थी। तो ये इन सब के बावजूद उन्होंने इसमें से विड्रॉ कर लिया है। सो ये काफी बड़ी न्यूज थी। तो अब की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं? वैसे तो काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, और इनके हेडक्वार्टर जो है, इनके चेयरमैन कौन है अभी, ये सब इनके प्रेसिडेंट कौन है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रखी है आपके लिए, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि ये हमें पढ़ना है। सो मैंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की। इसका हेडक्वार्टर जो है, ये ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। ओके, गुरुग्राम में। ये रिसेंटली ही बना था, ताकि सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा सके, है ना। तो ये इंडिया में है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज यूएन, यूनाइटेड नेशंस। इसके अंडर भी काफी सारे ग्रुप्स आते हैं, जैसे यूनिसेफ हो गया एंड ऑल। सो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। अमेरिका में ही न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। स्टिल अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया है, सोचिए आप। तो ये ग्लोबल गवर्नेंस और पीस के अराउंड इसका फोकस एरिया होता है, और इस पे ये काम करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। और ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर वर्ल्ड हेल्थ कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे अभी रिसेंटली 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया। उसके डेज की थीम भी आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको वो भी पढ़ना है। तो आप इस तरीके से ना कनेक्ट किया कीजिए डॉट, एंड उस तरीके से करंट अफेयर्स रीड किया कीजिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे आप फ्रेगमेंट्स में न्यूज पढ़ रहे हो, और आपको मेमोराइज करने में, याद रखने में भी हेल्प मिलेगी। सो ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये ग्लोबल हेल्थ के अराउंड वर्क करती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है, ये फाइनेंस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अराउंड वर्क करती है। लाइक किसी को लोन देना एंड रिजर्व्स रखना, है ना, पैसों से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित इसका काम होता है। सो द आईएसए वाज जॉइंटली लॉन्च बाय इंडिया एंड फ्रांस इन 2015। सो आईएसए जो है, इंडिया और फ्रांस ने 2015 में जॉइंटली लॉन्च किया था। ओके, तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, और ये काफी की स्ट्रेटेजी के फैक्टर सीयूटी गेट के लिए। ओके, ये आप आईएमपी मार्क करके रखिए इस न्यूज को, इस फैक्ट को, इस स्ट्रेटेजी के पीस को, कि मोस्ट प्रोबेबली आपको किसी ना किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये न्यूज में है कि अमेरिका ने उसमें से विड्रॉ किया। ओके, नेक्स्ट इज डिफेंस एंड सिक्योरिटी। अब हमारी जो कंट्री की डिफेंस है, उससे रिलेटेड एक की न्यूज है, वो है भैरव फोर्स। द इंडियन आर्मी फॉर्म भैरव फोर्स। हमारी इंडियन आर्मी ने एक भैरव फोर्स करके एक फॉर्म किया है। जैसे इंडियन एयरफोर्स होती है, वैसे भैरव फोर्स बनाई है हमारी इंडियन आर्मी ने। ये एक स्पेशलाइज यूनिट है, जिसमें 1 लाख ड्रोन ऑपरेटर्स को ट्रेन किया जाएगा, है ना, टू एनहांस अनमैन्ड एरियल वारफेयर कैपेबिलिटीज एंड बॉर्डर सर्वेलेंस। ताकि जो एरियल वारफेयर कैपेबिलिटीज है ना, हवा में युद्ध के दौरान जो भी क्षमता दिखाई जानी चाहिए, होनी चाहिए, उसको बढ़ाया जा सके। और बॉर्डर की जो सर्वेलेंस है, यानी कि देखरेख है, हमारी बॉर्डर पे जो देखरेख की जाती है, उसको सुधारा जा सके। इसलिए 1 लाख ड्रोन ऑपरेटर्स, है ना। अभी ड्रोन इन्वेंट हो गए, ड्रोन काफी जगह यूज हो रहे हैं, फोटोग्राफी में यूज हो रहे हैं, तो उसी तरह हमारे डिफेंस में भी ड्रोन्स यूज किए जाने पे जोर दिया जा रहा है। तो 1 लाख ड्रोन ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग देने के लिए भैरव फोर्स बनाई गई है, ताकि हमारे जो हवा में, एरियल, वायु में युद्ध लड़ने की क्षमता और बॉर्डर की देखरेख को एनहांस किया जाए, इंप्रूव किया जाए, उसके लिए। ओके, और एक आपको पता होगा रैंकिंग एंड इंडाइसिस, ये एक की टॉपिक है करंट अफेयर्स का। तो उसी में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 का रिलीज हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, और इस इंडेक्स में पाकिस्तान ने टॉप किया है, मतलब कि ये मोस्ट अफेक्टेड है।
टेररिज्म के मामले में पाकिस्तान फर्स्ट रैंक पे आया है और इंडिया 13 पर आया है। इंडिया की भी रैंक काफी बुरी है, हम अच्छी नहीं कह सकते, काफी इम्प्रूव की जानी चाहिए, बट हम हमारे नेबरिंग कंट्रीज की वजह से इससे सफर हो रहे हैं। ओके, सो ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये पब्लिश किया जाता है हर साल एनुअली बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, आईईपी। ये जो इंस्टीट्यूट है इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये इसे रिलीज करती है, पब्लिश करती है एनुअली। ओके, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को, इसमें रैंक 1 पे है पाकिस्तान और इंडिया की रैंक है 13। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कौन आया है इस इंडेक्स में, या फिर इंडिया की रैंक इस इंडेक्स में क्या है, वो भी पूछी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। हम क्विकली कुछ जो पास्ट 6 मंथ्स में मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं और उसमें कौन विनर रहा है उसके अराउंड कुछ जो टू की न्यूज थी वो यहाँ पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज डेविस कप 2025। इटली ने जो है डेविस कप 2025 जीता है, ये उनका थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टाइटल था, इन्हें लगातार 3 बार इटली ही जीत रही है। ये डेविस कप जो होता है ये टेनिस के रिलेटेड है। ओके, आपको स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज भी पूछी जाती है कि कौन सी ट्रॉफी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। सो डेविस कप जो है टेनिस से रिलेटेड होता है और ये मेंस इंटरनेशनल टेनिस से रिलेटेड है, यानी इस टूर्नामेंट में मेंस कंपटीशन होती है। ओके, मेंस खेलते हैं, इंटरनेशनल इवेंट है, टेनिस का है, डेविस कप है, इटली ने जीता है। ओके, और इसमें स्पेन को हराया था। ओके, वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। ओके, कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ है वुमेन्स का 2025 का और उसमें इंडिया जीती है ना। ये ढाका में हुआ था, वेन्यू भी आपको पूछा जाता है। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में है। ओके, तो इन्होंने चाइनीज टीम को हराया था फाइनल में और इनका ये सेकंड कॉन्सिक्यूटिव टाइटल है। ओके, दूसरी बार इंडिया लगातार वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप जीती है। ठीक है, नेक्स्ट इज अवार्ड्स, बुक्स एंड पर्सनैलिटीज। जो बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं या फिर कोई बुक पब्लिश होती है या फिर कोई की पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई न्यूज होती है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट इज धर्मेंद्र, काफी फेमस हमारे बॉलीवुड एक्टर है ये, वेटरन बॉलीवुड एक्टर, पद्म भूषण 2012 रेसिपिएंट, पास्ट अवे इन 2025। आप सबको पता है धर्मेंद्र जी जो हमारे बॉलीवुड एक्टर थे, उनकी डेथ हुई है रिसेंटली और इन्हें पद्म भूषण 2012 में मिला था। पद्म भूषण इज अ वेरी ऑनररी अवार्ड है ना, काफी रिस्पेक्टफुल माना जाता है हमारे देश का, एक उच्च सम्मान में से ये आता है। और पद्म अवार्ड जो होता है इसमें पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है। 3 कैटेगरीज होती है। हमारे देश का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री। ये हमारे अवार्ड्स की रैंक हो गई। ओके, ये नॉर्मल सिविलाइजेशन मतलब सिविलियंस यानी हम जैसे नॉर्मल जो सिविलियंस हैं उनके लिए ये अवार्ड्स है। ओके, हमारी जो आर्मी के लोग होते हैं उनके लिए ये डिफरेंट होते हैं थोड़े। तो इन्हें पद्म भूषण मिला था ओके 2012 में। तो ये पद्मा अवार्ड जो है ये जनरली 26 जनवरी यानी हमारे रिपब्लिक डे पे दिया जाता है। तो इस साल 2026 में रिपब्लिक डे के दिन जिन भी फेमस पर्सनैलिटीज को पद्मा अवार्ड दिए गए वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आप कुछ नंबर्स भी याद रख सकते हो कि कितनों को विभूषण मिला, कितनों को भूषण एंड कितनों को श्री। और जो मेन मेन होते हैं काफी फेमस है ना पर्सनैलिटीज जिन्हें आप जानते हो, तो उनमें से अगर किसी को मिला है तो वो भी आप नेम्स याद रख लो। अगर पूरी लिस्ट नहीं भी याद रखी जा रही है क्योंकि काफी 100+ लोगों को मिलता है, सो आप कुछ मेन मेन लोगों को ध्यान में रख सकते हो जो काफी फेमस है। ओके, सो इन्हें ये इंडियन सिनेमा में जो इनका आइकॉनिक कंट्रीब्यूशन था धर्मेंद्र जी को, उसके लिए पद्म भूषण मिला था और उन्हें उसके लिए याद किया जाता है। ओके, ऑबिचुरी यानी कि किसी की डेथ, इससे रिलेटेड न्यूज भी पूछे जाते हैं है ना, क्योंकि वो रिसेंट में न्यूज में होते हैं। तो उन्होंने किस फील्ड में अपना करियर किया है, इन्हें किस चीज के लिए जाने जाते थे, इनके अराउंड न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट इज टॉम क्रूज, इन्हें ऑस्कर मिला है। ओके, उन्होंने जो फिल्म इंडस्ट्री में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया उसके लिए। सभी को पता होगा जो भी फिल्म बहुत ज्यादा देखते हैं मूवीज के जो फैन है, ही इज अ
वेरी बिग एक्टर, सो उन्हें ऑस्कर मिला है। नेक्स्ट इज शिखर धवन, क्रिकेटर है, ओके। इन्होंने एक बुक लिखी है, सो इनके ऑटोबायोग्राफी यानी इन्होंने खुद अपने लाइफ के बारे में ये बुक लिखी है, ओके। एंड द नेम ऑफ द बुक इज द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ओके। सो शिखर धवन, ये जो इंडियन क्रिकेटर है, इनकी ये बुक ऑटोबायोग्राफी अभी पब्लिश हुई है, लॉन्च हुई है। सो इससे रिलेटेड भी न्यूज पूछी जाती है, जो फेमस पर्सनालिटीज होती है उनकी ऑटोबायोग्राफीज के नाम पूछे जाते हैं, है ना। या फिर ये अभी रिसेंटली बुक लॉन्च हुई, इसके ऑथर कौन है पूछा जाता है, तो इस अराउंड भी न्यूज आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज कल्चर एंड मिसलेनियस। अब ये लास्ट पार्ट है हमारे आज के इस सेशन का। सो कल्चर, इससे रिलेटेड भी न्यूज में चीजें रही है। सो सबसे पहले है रोलाना फेस्टिवल, ये हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। काफी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हुआ था। तो ये जो है रिच ट्राइबल हेरिटेज और ट्रेडिशंस उस रीजन के, उसको शोकेस करता है, ओके। वहाँ के जो स्पेशल ट्राइबल पीपल है उनका ये फेस्टिवल था। नेक्स्ट इज इटली। इटली के अराउंड एक और न्यूज है। इटली जो है फर्स्ट कंट्री बना है टू रिसीव यूनेस्को रिकॉग्निशन फॉर इट्स एंटायर क्यूजिन। तो इटली का जो क्यूजिन है आप सबको पता है, बहुत फेमस है, जैसे इटली का पास्ता होता है। तो उसे क्या हुआ है, रिकॉग्निशन मिला है यूनेस्को की तरफ से। यूनेस्को जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज को प्रिजर्व करने का काम करती है, यूएन बॉडी है, जो हमने की ऑर्गेनाइजेशन देखी उसमें से ये एक है ना। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। सो द थिंग इज, इसने इटली के पूरे क्यूजिन को ही रिकॉग्नाइज किया है, ओके। तो ये एक कल्चरल हेरिटेज जो है ग्लोबली, इसमें के एक बहुत बड़े मूवमेंट को मार्क करता है। ये फर्स्ट कंट्री बनी है जिसका पूरा क्यूजिन ही रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को द्वारा। सो अब इटली इतनी बड़ी चीज के लिए न्यूज में था, तो इसका स्ट्रेटेजी के भी पढ़ लेते हैं। इसका कैपिटल है रोम, इसकी करेंसी है यूरो। आपको कंट्रीज, उनके कैपिटल और करेंसी पता होना चाहिए। व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर अ जीके एग्जाम, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यू शुड नो कंट्री कैपिटल एंड करेंसी। अगर उनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भी हाल ही में रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं या फिर इलेक्टेड इलेक्ट हुए हैं, लाइक वोट देके इलेक्ट हुए हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। तो इनके जो प्राइम मिनिस्टर है इटली के, वो है जॉर्जिया मेलोनी। ये आपको पता होगा, मेलोनी जी काफी फेमस है ना, आती रहती है इंडिया। एंड शी इज अ वेरी पावरफुल लेडी, एंड इन्होंने काफी कुछ अपने लाइफ में किया है। बहुत बड़ी ये फेमिनिस्ट है, वुमेन के लिए काफी इन्होंने कुछ किया है लाइफ में। तो ये प्राइम मिनिस्टर है इटली की, जॉर्जिया मेलोनी। एंड करेंसी यूरो है, कैपिटल रोम है। और जो इटली है वो फेमस है आर्ट, कल्चर और इसके क्विजिन के लिए, जैसे कि मैंने बताया, पास्ता एंड ऑल। सो इटली जो है G7 का भी पार्ट है। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ओके। सो उसका ये पार्ट है। और यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है। ये जो यूनेस्को की तरफ से इसे रिकग्निशन मिला है क्विजिंग को लेके, ये सीयूईटी के जीके पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है। ये मार्क कर लीजिए आप, क्योंकि यूनेस्को टाइमली वर्ल्ड हेरिटेज में काफी सारी चीजें रिकॉग्नाइज करती रहती है ना। जैसे हमारे इधर भी अगर कुछ फेमस चीज हो तो उसे रिकॉग्निशन मिलती है। हर कंट्री के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल चीजें यूनेस्को मार्क करते रहता है कि हाँ ये चीजें ग्लोबल लेवल पे काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रिजर्व करना चाहिए, इसे हम इम्पोर्टेंट मार्क कर देते। तो इटली के क्विजिन को मार्क किया है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है पूछा जाए, या फिर इटली के अराउंड का कोई स्ट्रेटेजी की पूछ लेगा किसी शिफ्ट में। सो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल रहा होगा। आपको एक आइडिया आया होगा कि हमें किस तरह से करंट अफेयर्स को अप्रोच करना है। किसी ने नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल भी पॉइंट ब्लैंक होगा। मैंने सारी तो नहीं कवर की न्यूज, बट काफी सारे इंपॉर्टेंट कवर किए। सो आपको एक आइडिया आया होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से है और हमें किन न्यूज को टारगेट करना है,
किस तरह प्रिपेयर करना है, करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके को भी साथ में लेके चलना है, इन सब चीजों का आइडिया होगा। और जो बच्चे रेगुलर प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी तो रिवीजन हो ही गई होगी, एंड आई गेस यूनिक वे में हुई होगी, क्योंकि आप डेली वीकली या मंथली वे में कर रहे होगे, है ना, डेट वाइज। मैंने टॉपिक वाइज कराया है इस सेशन में। सो लेट मी नो व्हाट इज योर फीडबैक एंड कीप लर्निंग।